आफ्टरनून एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली आपके डिस्कस करेंगे जो गैट बी 24 के जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी टाइप्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन से बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें वन है आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम और आईजीए। तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका? आईजीए, क्योंकि आईजीए क्या होती है? सिक्रीटरी एंटीबॉडी। आईजीए के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है। इट इज ए सिक्रीटरी एंटीबॉडी और ये जनरली सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके सिक्रीशंस में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? आईजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स ट्रांसमिट देयर सिग्नल वाया न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो जिसकी सिग्नलिंग होती है न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू? ठीक है, तो जनरली हम जब भी रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली कोई भी सेल है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक सेल शो करते हैं तो या तो रिसेप्टर होता है आपका सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, रिसेप्टर कहाँ पर होता है? सेल के सरफेस के ऊपर। या रिसेप्टर होता है साइटोसोल में, या रिसेप्टर होता है आपका न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास थायराइड हार्मोन, वन वी हैव एफएसएच, इंसुलिन एंड एलएच। तो एफएसएच, इंसुलिन और एलएच इनका रिसेप्टर तो सरफेस पे होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही हार्मोन है उसका, वो कौन से? आपके थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, या जनरली कुछ स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर आपके साइटोसोल में होते हैं। उनके रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? आपके साइटोसोल में। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर है वो कहाँ पर होते हैं? आपके न्यूक्लियस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय सिंगल कोडोन। ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड है जिसको सिर्फ सिंगल कोडोन कोड करता है? ठीक है, मैंने आपको दो ही अमीनो एसिड बताए थे। एक होता है आपका मिथ्योनिन जिसका एक ही कोडोन होता है एयूजी। ठीक है, मिथ्योनिन ऑप्शन में है नहीं। और सेकंड मैंने आपको बताया था ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का एक ही कोडोन होता है विच इज योर यूजीजी। ट्रिप्टोफैन का कौन सा कोडोन होता है आपका? यूजीजी। तो इसका आंसर यहां पर क्या बनेगा आपका? ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है यहां पर? ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल्स हैज ग्लाइकोजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज स्टार्च। ठीक है, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ओनली ग्लूकोज। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होती है आपकी, होता है वो ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। अब जो हेमी सेलुलोज है दैट इज ए पॉलीमर ऑफ ओनली ग्लूकोज। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो हेमी सेलुलोज है वो किसका पॉलीमर होता है, क्योंकि स्टेटमेंट तो यही इनकरेक्ट है। बताओ हेमी सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? हेमी सेलुलोज देख के बता दो। हैं? फोन, वैसे तो फोन होता है ना यूज करने के लिए, आज नोट्स नहीं है। वैसे सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे। बताओ हेमी सेलुलोज के बारे में। देखो वैसे तो चलो मुझे ये कंफर्म है कि ये तीनों स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है? हेमी सेलुलोज किसका पॉलीमर है? हम्म। हम्म। हाँ, मतलब सिर्फ ओनली ग्लूकोज नहीं है ना, और भी बहुत सारी शुगर्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज अबाउट मैच द टर्म्स। आपको टर्म्स को मैच करना है। माइटोकॉन्ड्रिया
देखो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन। इट इज ए पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। न्यूक्लियोलस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या होती है आपकी? राइबोसोम फैक्ट्री। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? जहां पर प्रोटीन की प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट होता है। और ई आर शुड बी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। ई आर में वैसे आर ई आर होता है और एस सी आर होता है, बट जनरली आपका प्रोटीन सिंथेसिस से हम किसको लिंक करेंगे? आपका ई आर को। तो ए का क्या होना चाहिए? 3। ए हैज टू बी 3। बी का क्या होना चाहिए आपका? 4। ठीक है। तो अगर A3 B4 देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें A3 है, B4 है, C1 और D2। ठीक है। तो बड़ा ये इजी क्वेश्चन था आपका, सिर्फ आपको मैच करना था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल कार्बोहाइड्रेट्स आर एडेड टू द प्रोटीन ड्यूरिंग ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस? ठीक है। कौन से कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होते हैं? तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक है। तो जनरली जब भी हम बात करते हैं किसकी? ग्लाइकोसाइलेशन की। किसकी बात करते हैं हम? ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन कौन सी ऑर्गेनेली में होती है? हम्म। हाँ, जनरली तो वैसे हम दो बोलते हैं। एक होता है ई आर। ई आर में होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है। और गोल्जी में होती है आपकी ओ लिंक्ड। तो यहाँ पर ई आर तो चलो ऑप्शन में ही नहीं है, तो सिर्फ क्या आंसर बनेगा आपका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इफ ए सिंगल बेस, इफ ए सिंगल बेस in the middle of a protein coding open reading frame is replaced with another base, which statement from the following is not a likely possibility? ठीक है। वो कह रहा है कि एक सिंगल बेस है, इन द मिडल ऑफ द प्रोटीन कोडिंग ओपन रीडिंग फ्रेम इज रिप्लेस्ड विद अनदर बेस। मतलब एक बेस को आपने दूसरे से, सिंगल बेस को दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं होगी? ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी उसने क्या बोली है? इट मे नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक है। अब देखो रिप्लेस करा है तो अब वो डिपेंड करता है ना रिप्लेस कैसा है। तो ये कहना कि आपका डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक बेस को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करा रहे हो। दूसरा वो क्या कह रहा है कि इट मे कॉज ए सिंगल अमीनो एसिड म्यूटेशन। ठीक है। क्योंकि आपने जहां पे चेंज किया है बस वही चेंज होगा। जैसे मान लो हम पढ़ते हैं सिक्कल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है। इट मे क्रिएट ए प्री मेच्योर स्टॉप कोडोन। अब वो डिपेंड करता है, मान लो वहां पर मान लो आपका जो कोडोन था, ठीक है, मान लो वहां पर यूजीजी था। ठीक है। अब अगर मान लो उसको आपने किसमें करा दिया, उसको आपने फॉर एग्जांपल उसमें म्यूटेशन करी या जो भी आपने रिप्लेस करा, जैसे आपने यूजी ए कर दिया, तो फिर वो तो स्टॉप कोडोन बन जाएगा। तो ये भी हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है। बट ये नहीं होगा ना, द एमआरएनए विल नॉट बी रिक्रूटेड फॉर ट्रांसलेशन। इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, एमआरएनए तो रिक्रूट होगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी, इट इज नॉट ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि एमआरएनए रिक्रूट ही नहीं होगा। एमआरएनए तो रिक्रूट होगा ना, बाद में यह कि ट्रांसलेशन का प्रोडक्ट वेरी कर सकता है। ठीक है। वो अब कई बार मे नॉट मेक एनी डिफरेंस का मतलब क्या है? कि वो साइलेंट म्यूटेशन है। ठीक है। इसको बोल सकते हो आप, ये साइलेंट म्यूटेशन है। साइलेंट जिसमें न्यूक्लियोटाइड बदलता है बट अमीनो एसिड नहीं बदलता। सिंगल अमीनो एसिड म्यूटेशन को आप क्या बोल सकते हो? मिस सेंस, कि दूसरा आ गया। और प्री मेच्योर स्टॉप कोडोन का मतलब आप उसको क्या बोल सकते हो? वो एक नॉन सेंस म्यूटेशन है जब स्टॉप कोडोन आ जाता है। ठीक है। क्योंकि एक ये हम तीन टाइप की म्यूटेशंस पढ़ते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होना, अगर तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है बट प्रोटीन सीक्वेंस नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब वो साइलेंट म्यूटेशन है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, एक अमीनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडोन्स हो सकते हैं। किसके लिए बताए थे मैक्सिमम कोडोन्स कौन कौन से अमीनो एसिड के लिए होते हैं? मैक्सिमम कोडोन्स कौन कौन से अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं? 6 होते हैं। किस किस के लिए? कौन कौन से अमीनो एसिड के लिए 6 कोडोन्स होते हैं? ठीक है। एक होता है सेरिन, एक होता है ल्यूसिन और एक होता है आर्जिनिन। सेरिन, ल्यूसिन और आर्जिनिन, इनके लिए क्या होते हैं? 6 कोडोन्स ईच।
ठीक है, तो ये तीन जो ऑप्शंस थी वो मिस सेंस, साइलेंट और नॉन सेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द इंडिजिनस वैक्सीन, जिसका क्या नाम है आपका, कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन जो है अगेंस्ट सार्स कोरोना वायरस 2 कंटेन्स। ठीक है, अब ये आप याद रखना, एक्चुअली जो कोवैक्सीन है वो इंडिया की वैक्सीन है, इंडिजिनस वैक्सीन। ये इंडिया ने बनाई है, भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने। और इस वैक्सीन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इनएक्टिवेटेड होल विरियोन, मतलब हमने पूरा का पूरा वायरस जो है उसको इनएक्टिवेट या किल करके दिया है। ठीक है, जैसे एक और है कोविशील्ड। ठीक है, उसमें तो जैसे हमने एक स्पाइक प्रोटीन दिया है, ठीक है, जो भी वायरस का है, जो कि आपने सुना होगा कि एस्ट्राजेनिका ने बनाई है, और इंडिया के अंदर इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करता था। ठीक है, तो कोविशील्ड इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन नहीं है। जो इंडिजिनस वैक्सीन इंडिया ने खुद बनाई है वो कोवैक्सीन बनाई है, और उसके अंदर उन्होंने इनएक्टिवेटेड होल विरियोन यूज किया है। ठीक है, और ये जो वायरस की स्ट्रेन है जिससे उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, दैट वाज आइसोलेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, आइसोलेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एनआईवी पुणे ने इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी किस चीज का एग्जांपल है। ठीक है, देखो एंटीबॉडी जो डाइवर्सिटी होती है ना आपको, क्योंकि आप क्लासेस तो बोलते हो सिर्फ 5 ही क्लास है एंटीबॉडीज की। ठीक है, बट जब हम एपिटॉप्स के बेस पे देखें तो मे बी वी हैव मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 क्लासेस होते हैं ये तो किस बेस पे होती हैं, कांस्टेंट रीजन के। तो बेसिकली क्या होता है, जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है वो किसका एग्जांपल है, आपका जीन रीअरेंजमेंट का। ठीक है, इसके अंदर ना जैसे हम पढ़ते हैं वीडीजे, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं वेरिएबल, एक डाइवर्सिटी रीजन होता है, एक जंक्शन रीजन होता है, ये पूरा पूरा एक सब्जेक्ट टॉपिक ही होता है जिसमें आप एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, ये होगा कुछ, नहीं नहीं, ये तो आपने ये बताना है कि जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी किसका एग्जांपल है, देख लेते हैं। अब कई बार तो थोड़ी न्यू न्यू टर्म्स वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं ना, बट उससे कुछ लेना देना नहीं ना इसका जो हमसे पूछ रहा है। अब जैसे डोमेन स्वैपिंग क्या बता रहा है, इन प्रोटीन्स इज ए प्रोसेस वेयर two or more identical protein molecules exchange structural elements to form an intertwined और intertwined dimer और oligomer। मतलब वही है कि जैसे कोई दो मोनोमर्स हैं वो में भी मिलके आपका कुछ डाइमर बना रहे हैं, उस उसको वो डोमेन स्वैपिंग बोल रहा है आपका। ठीक है, बाकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और प्रोटीलिटिक प्रोसेसिंग यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है। इसमें क्या होता है ना, ये भी पूरा एक टॉपिक होता है जिसमें हम वीडीजे रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग immunoglobulins primarily pass through the placenta to provide passive immunity to the fetus। तो वो IgG only, IgG is the only class of antibody which can cross a placenta। Which of the following pair of monosaccharides contain apimers of each other। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका, हाँ, डी ग्लूकोस और डी मैनोस कौन से एपिमर होते हैं आपके, C2 एपिमर्स, C2 एपिमर्स, और ग्लूकोस और गैलेक्टोज होते हैं आपके C4 एपिमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, जो स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इनटू क्रोमैटिड्स, क्योंकि इसी टाइम पे स्टार्ट होती है ना, तो इसका क्या होना चाहिए, 3। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमैटिड्स लाइन अप along एन एक्सिस, बी हैज टू बी 4। एनाफेज कि जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं।
और टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा रिफॉर्म हो जाती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपकी दोबारा रीअपियर हो जाती हैं। तो ए का 2, बी का हमने क्या लिखा है 4। तो इसका क्या आंसर बनना चाहिए आपका सेकंड। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज प्रोवाइडेड बाय। देखो वैसे तो क्या होता है कि दोनों ही होते हैं। जैसे आप ऐसे एक लाइट चेन बनाते हो जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रीजन होता है, और एक आप बनाते हो हैवी चेन, ठीक है, जिसका भी क्या होता है आपका वेरिएबल रीजन होता है और आपका उसके साथ जैसे उसमें तो चलो अलग अलग कांस्टेंट रीजन डोमेन्स होते हैं, ठीक है, बट वेरिएबल रीजन होता है दोनों का, क्योंकि ये यहीं पर आपके सीडीआर होते हैं। सीडीआर जिसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग सीक्वेंस। ये हमने पढ़ा था ना, एक लाइट चेन में भी 3 सीडीआर होते हैं और एक हैवी चेन में भी, ठीक है। तो कांस्टेंट रीजन का तो कोई वैसे ही, चाहे वो लाइट चेन का है चाहे हैवी चेन का है, और ना ही हिंज रीजन का कोई रोल है। तो अगर इसके अंदर हैवी चेन का भी वेरिएबल रीजन होता तो वो भी आता, बट हैवी चेन का वेरिएबल रीजन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल सीड, ठीक है। कैल्शियम एल्जिनेट बेस्ड सिंथेटिक सीड्स टेंड टू लूज वाटर रैपिडली एंड बिकम हार्ड पैलेट। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, हम सोडियम एल्जिनेट होता है, उसको उसको ड्रॉप हम किस में कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, और क्या बन जाती हैं कैल्शियम एल्जिनेट की बीड्स बन जाती हैं, ठीक है। अब ये तो चलो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसने क्या पूछा है कि जो कैल्शियम एल्जिनेट बेस्ड सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं वो वाटर लूज करते हैं रैपिडली एंड बिकम हार्ड पैलेट, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि जैसे इसका आंसर आपको बता रखा है कोटिंग द कैप्सूल्स विद एल्वेक्स 4260, ठीक है। ये तो एक स्पेसिफिक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा या इसके बारे में पढ़ना कि एल्वेक्स 4260 होता क्या है, ठीक है। तो ये एक, वैसे हमने आर्टिफिशियल सीड के बारे में पढ़ा था, बट ये उसने एक एग्जैक्ट मतलब स्पेसिफिकली पूछा कि वो वाटर को लूज कर देता है और हार्ड हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट appropriately describe the codon bias। अब एक क्या लिखा है कि some codons for a particular amino acid are used more frequently। There has been an element of human bias for assigning specific codons to an amino acid। There is no codon bias in plants। The usage of codon varies for different proteins in an organism। देखो क्या होता है ना, वैसे कोडोन बायसनेस जैसे हम ये बोलते हैं, जैसे वैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे जनरली आप जैसे आप कह सकते हो कि ह्यूमन, और मान लो हम कंपेयर कर रहे हैं एक बैक्टीरिया को, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सेप्शन जनरली हो सकता है कि जैसे वैसे तो हम कहते हैं जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। तो कई बार कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना कि वो जैसे हमने पढ़ा था कि जो एजीजी है वो क्या बनाता है आपका, क्या था एजीजी का, एजीजी नॉर्मली क्या कोड करता है, वो तो यूजीजी था। बताओ एजीजी क्या बनाता है। हम्म, ठीक है। तो कोडोन बायसनेस का ये होता है कि बेसिकली आपको या तो कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल सकती है। जैसे एक ऑप्शन इसने क्या दिया है, सम कोडोन्स फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड आर यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसने पूछा हुआ है। अब जैसे क्या होता है ना, आपने कह दिया एक अमीनो एसिड के मान लो 6 कोडोन्स हैं, ठीक है, मान लो सिरिन के 6 कोडोन है। अब आपने देखा कि अलग अलग एमआरएनए देखे, अब आप देख रहे हो कि एक ऐसा कोडोन है जो ज्यादा जगह पे सिरिन बना रहा है एज कम्पेयर टू अदर। मैंने आपको कहा कि 100, आपके पास मान लो 100 प्रोटीन है, हमने 100 प्रोटीन्स के अंदर कंपैरिजन करा कि सिरिन का कोडोन कौन सा है,
ठीक है, और हमने क्या देखा कि एक स्पेसिफिक कोडोन है जो ज्यादा जगह पे सिरिन बना रहा है, ठीक है ना। अब 6 है, ये तो है नहीं कि मतलब एक ही कोडोन सब जगह सिरिन बना रहा होगा, कोई दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, वो तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो ये है कि कुछ कोडोन्स फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। दूसरा उसने क्या लिखा है, देयर हैज बीन एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बायस फॉर असाइनिंग स्पेसिफिक कोडोन्स टू एन अमीनो एसिड। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये थोड़ा है कि कुछ ह्यूमन हर एक के अंदर अलग अलग कुछ बायसनेस होगी कि वो स्पेसिफिक कोडोन्स असाइन कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देर इज नो कोडोन बायस इन प्लांट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और द यूसेज ऑफ कोडोन्स वेरीज फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी नहीं है ना कि आप अलग अलग प्रोटीन्स बनाने हैं। अब सेरिन तो मान लो 100 प्रोटीन के अंदर है, बट ये जो कह रहे यूसेज की बात हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें जो इस क्वेश्चन के हिसाब से बस यही लॉजिक बन रहा है कि कुछ कोडोन्स जो होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड आर यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, इसका बस यही मतलब है कि आपने कह दिया कि सेरिन के 6 कोडोन है। ठीक है, आपने क्या देखा कि 100 अमीनो एसिड में सेरिन आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। आप ये देखो कि कौन सा जो कोडोन है वो ज्यादा सीरीन बना रहा है। ठीक है ना, आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लो आपने कह दिया 100 प्रोटीन्स हैं, चलो हम ये एक्सट्रीम मान के चल रहे हैं कि एक प्रोटीन में एक ही सीरीन है। ठीक है, मैंने 100 में से क्या देखा, 50 प्रोटीन्स में वो एक एक कोडोन है जो सीरीन बना रहा है, 10 में कोई और है, 15 में कोई और है, 2 में कोई और है, ऐसे ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन्स के अंदर एक स्पेसिफिक कोडोन बना रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कोडोन्स जो होते हैं वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपके यूज होते हैं। ठीक है, ये तो कंपैरिजन के बेस पे ही पता लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्वांटम डॉट्स एज फ्लोरेसेंट प्रोब्स इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये तो अब देखना पड़ेगा इसका कंसेप्ट ना कि क्वांटम डॉट्स का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स एज फ्लोरेसेंट प्रोब्स, ये देखना अब इसके बारे में ना, क्योंकि ये ऐसे आंसर करने का फायदा नहीं है कुछ। तो पहले आप क्वांटम डॉट्स का कंसेप्ट देखना। ठीक है, अब वही ना, देखो 100 में से आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े बहुत तो फिर अलग से भी आएंगे। अब नेक्स्ट उसने हमें क्या पूछा कि फ्रांसिस एंड क्रिक प्रपोज द स्कीम कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा इन 1958। सेंट्रल डॉगमा हमें पता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अगर आप देखोगे ना +2 की बुक में लिखा हुआ है कि डीएनए की ऐसे रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से आरएनए बनाने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनाने को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या नई स्कीम फॉलो होगी आपकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये स्पेसिफिकली ये आपकी +2 की बुक में देखोगे वहां पे भी लिखा हुआ है। तो रेप्लिकेशन जैसे इसको लिखा हुआ था उन्होंने, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन आया आपका, दैट इज योर बैगियोटिया, ये एक बैक्टीरिया है, वो कह रहा है किस पे डिपेंड करता है ये, ऑर्गेनिक कार्बन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये किस टाइप का न्यूट्रिशनल टाइप है, ऑर्गेनिक कार्बन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। एक ऑप्शन है फोटो ऑर्गेनो हेट्रोग्राफ, ये हेट्रोट्रोफ होना चाहिए, तो कीमो लिथोटोट्रोफ, कीमो लिथो हेटोट्रोफ और कीमो ऑर्गेनो हेटोट्रोफ, क्या होना चाहिए। देखो क्या है ना, फोटो यहाँ पे लाइट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि लाइट एनर्जी तो वो ले नहीं रहा। ठीक है, तो लाइट की बात वो कर नहीं रहा। अब वो, अब लाइट ही नहीं है तो वो अपना फूड भी खुद नहीं बना रहा, तो ऑटोट्रॉफ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें से या तो कैम कीमो लिथो हेटोट्रोफ है, कीमो ऑर्गेनो हेटोट्रोफ। अब इसको उसने क्या बता रखा है, कीमो लिथो हेटोट्रोफ। ठीक है, क्योंकि ये जो डिपेंड करते हैं ना इनके ऊपर, ऑर्गेनिक कार्बन हो गए, या कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, या इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीमो लिथो हेटोट्रोफ। ठीक है, आप देखना एक बार इनकी डेफिनेशंस भी क्या क्या होती हैं, बट दिस इज ए कीमो लिथो, ऑटोट्रॉफ तो नहीं है, ये बात पक्की है।
या तो ये होता है कि सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही डिपेंड करे तो शायद वो कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रोफ होगा, बट बिसाइड ऑर्गेनिक वो डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका किसके बारे में है, माइक्रोबियल कल्चर मीडिया। मैनिटोल सॉल्ट अगार इज एन एनरिच्ड एंड डिफरेंशियल मीडिया। ये सही है गलत है? अब इसमें ना एक्चुअली ये भी मैंने आपको पढ़ा बताया थे, एक वीडियो शेयर किया था। एक तो होता है एनरिच्ड, एक वर्ड हम यूज करते हैं डिफरेंशियल, और एक होता है सेलेक्टिव। डिफरेंशियल एंड सेलेक्टिव। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो मैनिटोल सॉल्ट अगार कैसा मीडिया है, ये पढ़ा था मीडिया, याद है? मैनिटोल सॉल्ट अगार उसमें कैसा मीडिया बताया था। दूसरा पूछ रहा है कि मैकोंकी अगार, selective components in McConkey agar, eosin Y and methylene blue, which inhibits the growth of gram positive bacteria. तीसरा क्या है कि ब्लड अगार इज ए डिफरेंशियल मीडिया विच इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोलाइसिन्स। और एक लिखा है कि बाइल सॉल्ट एंड क्रिस्टल वायलेट इन द EMB agar मीडिया inhibits the growth of gram positive bacteria, or inhibits the gram positive bacteria growth and hence helps to differentiate between gram positive and gram negative। अब इसके लिए आपको मीडिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पूरी। हम्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मैनिटोल सोल्ट अगारिस एनरिच्ड एंड डिफरेंशियल, जबकि ये क्या होता है, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल। SD कॉलेज वालों को तो याद रहेगा, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल, कि नहीं? ठीक है, अब ये देखो ना नाम से ही पता लगता है EMB। EMB में क्या होता है, इयोसिन वाई मिथाइलिन ब्लू। अब उसने क्या लिख दिया कि मैकोंकी में इयोसिन वाई और मिथाइलिन ब्लू होता है, ये गलत हो गया। और बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वायलेट EMB में होते हैं। बाकी आगे स्टेटमेंट सही है कि दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, बट कंपोनेंट्स उसने उल्टे लिख दिए। और ब्लड अगार हमारा डिफरेंशियल मीडिया है, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोलाइसिन। तो इसमें सी स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी, सही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोस्कोप विच यूजेस लेजर। जब भी लेजर का नाम आ गया ना, वहां पर होते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी को हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम लेजर बीम को यूज करते हैं। जैसे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर हम इल्यूमिनेशन, लाइट इल्यूमिनेशन के लिए क्या सोर्स यूज करते हैं, तो लेजर। और लेजर किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a biochemist is pelleting down the microsomal fraction from a sample using ultracentrifuge at a speed of 20,000, 20,000 ही है ना, 20,000 RPM. What will be the RCF if the diameter of the rotor is 7 centimeter? इसका तो फॉर्मूला होगा, देखो RCF का है कुछ फॉर्मूला। RCF का फॉर्मूला दे रखा है, RCF देखा बता रखा है कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूजल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फॉर्मूला देखा RPM का स्क्वायर, यानी 20,000 का स्क्वायर, 20,000 का स्क्वायर इंटू 1.118 इंटू 10 पावर -5 इंटू रेडियस। अब रेडियस को के लिए आपको बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा, ये डायमीटर है ना, तो इसको आप 7/2 कर दो, तो दैट हैज टू बी 3.5। और रोटेशनल रेडियस हमने सेंटीमीटर में ही लेनी है, तो ये 3.5 सेंटीमीटर।
तो 20,000 का स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻6 इंटू 1.118 इंटू 10⁻⁵ इंटू 3.5। तो ये हमारा आ जाना चाहिए 4 × 1.118 इंटू 3.5 इंटू 10। 10⁻⁶ ही आएगा ना, 3, सॉरी 4 है ना, 8 आएगा ये, 8 है तो फिर आपका इंटू 10⁻3। इसको सोल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। 4 × 1.118 इंटू 3.5 इंटू 1000, 15652, मतलब 15680, यही आंसर आना चाहिए आपका, मतलब फर्स्ट बनना चाहिए इसका आंसर ना। इसका आंसर है फर्स्ट। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आरपीएम का स्क्वायर इंटू 1.118 इंटू 10⁻⁵ इंटू रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द गिवन सेंट्रीफ्यूज रोटर्स द वैल्यू ऑफ आर एम, रेडियस मिनिमम, रेडियस मैक्सिमम एंड रेडियस एवरेज हैव द मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अभी ये तो देखो आपको ऐसे अलग अलग रोटर पढ़ने पड़ेंगे, इसमें आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट इसका आंसर आपका है सेकंड, वर्टिकल रोटर। ये तो रहने दो, आप अलग अलग रोटर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, तो ए का होना चाहिए 3। ठीक है, और देखो एक ही ऑप्शन में है। बाकी टीआरएनए आपको पता है कि वो कैरीज अमीनो एसिड, एसएनआरएनए का रोल होता है आपका स्प्लाइसिंग में, और एसएआरएनए जीन एक्सप्रेशन। तो इसका तो क्या बन रहा है आपका फर्स्ट, वो तो एक से ही पता लग गया था, इसका फर्स्ट ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स हैज द हाईएस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब ये भी आपको वही है कि पता होना चाहिए किसका है, तो आरबीसी, आरबीसी का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन सब में क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्ब्यूमिन एंड एस्पिरिन विल बी रिक्वायर्ड टू सेट ए रिएक्शन बिटवीन 1 मिलीमोल ऑफ एल्ब्यूमिन एंड 0.5 मिलीमोल ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, अब देखो ना, मोलैरिटी आपको दे रखी है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको, जैसे 1 मिलीमोल है, दैट इज 1 × 10⁻³ मोल। अब गिवन वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है आपको, 67,000। तो ये उधर चला जाएगा, तो ये तो 67 क्या आना चाहिए आपका, ग्राम। बस एक ही ऑप्शन में 67 ग्राम है, बस ये आंसर होगा, दूसरे का निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऑफ द अमीनो एसिड लिस्टेड बिलो, विच 3 अमीनो एसिड्स कैन अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, सिरिन, थ्रियोनिन एंड इट हैज टू बी टायरोसिन, क्योंकि इन तीनों के पास क्या होता है आपका, ओ एच ग्रुप होता है। ठीक है, सेरिन थ्रियोनिन की बात करते हैं, जिसमें हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं, क्योंकि इन तीनों की फॉस्फोराइलेशन हो सकती है। बाकी एस्पाराजिन ग्लूटामिन हो गया, उसमें हम एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं, एस्पार्टिक एसिड की भी फॉस्फोराइलेशन हो सकती है। विच इज द कॉमन फीचर ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड्स, GK WLY YL W की सभी के अंदर जो अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन है वो सेम है, क्योंकि सारों के अंदर सेम 5 अमीनो एसिड है, सीक्वेंस सेम हो नहीं सकता, कॉन्फर्मेशन अलग ही लेंगे। और इंटरेक्टोम, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन सेम है चारों की ना, क्योंकि चारों के अंदर वही सेम 5 अमीनो एसिड है। व्हाट इज द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl अपॉन मिक्सिंग ऑफ 10 ml of 10 millimolar NaCl एंड 90 ml of 10 millimolar NaCl। तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी,
10 ml आपने लेना है 10 मिलीमोलर NaCl का, और 990 लेना है, वो भी सेम ही है दोनों तो वैसे, कंसंट्रेशन तो सेम ही है। कैसे निकालते हैं ये? शायद इसका यही फॉर्मूला लगेगा, जो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 यहाँ पे कितना है? वो तो दोनों ही सेम ही है यहाँ पर, मतलब ये 10 मिलीमोलर ही है, तो सेम ले सकते हैं, इंटू 1000 ml डिवाइडेड बाय, वो भी 1000 है। तो ये कितनी आ गई, मतलब ये आ रही है 10 मिलीमोलर। अब 10 मिलीमोलर का मतलब क्या है कि 10 × 10⁻³ तो ये बनना चाहिए आपका 0.01 मोलर। बस ये आंसर है इसका। मतलब 10 मिलीमोलर ही रहेगी, बट उसको आपको मोलर में लिखना है तो 0.01। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ए पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड? अब पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड क्या लिखा है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 1 1। कोड लिखा है था इसका 8 9। अब पेप्टाइड क्या लिखा है इसने? एक तो ये बना रखा है, तो या तो वही होगा इसमें जिसमें आप देखो CONH बॉन्ड भी है, और न्यूक्लिक एसिड वाला बॉन्ड भी है, जैसे देखो ना बेस शुगर के साथ लगा हुआ है, और बीच में माइड बॉन्ड भी है। तो ये तो आपको डायग्राम ही देखना है, तो इसका आंसर इन्होंने दे रखा है आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग व्हीट, मूंग दाल, राइस एंड बाजरा, सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट किस में होगा? ठीक है, तो दाल में ही होगा, बाकी तीनों तो आपके जैसे ग्रेन्स में आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन डिलीवरिंग ए जीन ऑफ इंटरेस्ट इन नॉन प्रोलिफरेटिंग टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल? ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे आपके, एडिनो वायरस। जैसे उसको हम ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि रेट्रोवायरस की भी एक खास बात होती है, वो सिर्फ प्रोलिफरेटिंग सेल्स को, डिवाइडिंग सेल्स को करता है। मतलब जब हम वेक्टर की बात करते हैं ना एनिमल सेल के, अगर तो आपको ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन चाहिए, ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, तब आप एडिनो वायरस यूज करते हो। और अगर आपको स्टेबल, तो रेट्रो वायरस यूज करते हो। रेट्रो वायरस के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो डिवाइडिंग सेल्स या प्रोलिफरेटिंग सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रेट्रो वायरस आपका एलिमिनेट हो गया। तो नॉन प्रोलिफरेटिव के लिए आप क्या यूज करोगे? एडिनो एसोसिएटेड वायरल पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज योर, ह्यूमन adeno associated virus is used to deliver single stranded DNA as a vaccine that does not require multiple booster doses. Such vaccines are generally administered along with the an adenovirus or helper virus to avoid multiple doses. ठीक है, इसके अंदर इसने दोनों ही आपके करेक्ट बता रखे हैं। ठीक है, वैसे जो एडिनो वायरस का वैसे तो जीनोम डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने दोनों क्यों, क्योंकि एडिनो वायरसिस का जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। एडिनो वायरस का जीनोम कैसा होता है आपका? डबल स्टैंडर्ड DNA। बट लिखा क्या है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA को डिलीवर कराता है। ये एक बार चेक करना पड़ेगा, वैसे तो इसका जीनोम डबल स्टैंडर्ड होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द स्टार्ट कोडन इज यूजली प्receded बाय सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू 16S राइबोसोमल RNA, जो हम क्या बोलते हैं, जो आपका एक तरह से शाइंड एल्गेनो सीक्वेंस, जिसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है 16S राइबोसोमल RNA ऑफ 30S सब यूनिट।
तो इसका क्या आंसर होगा आपका 16S राइबोसोमल आरएनए। जो जो बेसिकली जो हमने क्या डिस्कस किया था, एमआरएनए के अंदर जो शाइन डेलगैनो सीक्वेंस होता है उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी किसके साथ होती है, 16S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये भी आपका ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। इन यूकैरियोटिक जीन्स टाटा बॉक्स एड्स इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। टाटा बॉक्स की हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में ही, क्योंकि बेसिकली जो प्रमोटर रीजन है और जिसके साथ जनरली हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आपकी जो सिग्मा सबयूनिट इंटरेक्ट करती है। ठीक है। द टाटा बॉक्स फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which one of the following cell types is involved in retaining the tattoo ink? तो क्या आंसर होगा इसका, मैक्रोफेजिस के होंगे। हम्म। वीक करता है। बट टैटू इंक को रिटेन करने में किसका रोल बता रहा है वो, मैक्रोफेजिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें बीटा शीट भी होती है, अल्फा हेलिक्स भी होता है, लूप भी होता है, ट्विस्ट नहीं होता। ट्विस्ट इज नॉट ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Starting with a single cell, what will be the number of cells after n cycles of cell division? Given that in each cell, every cell divides into two cell. तो ये क्या होता है आपका 2 की पावर n। जैसे भी होता है, जैसे एक सेल से स्टार्ट किया तो ए 2 की पावर n, मतलब n इज नंबर ऑफ जनरेशन। जैसे एक जनरेशन हुई तो 1 से 2 सेल हो गए, फिर 2 से 4 हो गए, फिर 4 से 8 हो गए, तो ये नंबर ऑफ जनरेशन होती हैं या साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन। तो इट हैज टू बी 2 की पावर n। नंबर ऑफ जनरेशन भी बोल सकते हो आप इसको। 98। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन ड्यूरिंग प्रोफेज इज नॉट एडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉस्फोरिलेशन होती है, न्यूक्लियर लैमिना डिसअसेंबली होती है, साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स, ये इसमें नहीं होता ना, ये जो फिलोपोडिया, इसका अलग रोल होता है। ये फिलोपोडिया का इससे न्यूक्लियर एनवलप के ब्रेकडाउन से कोई भी लिंक नहीं है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। नो, तो ये होता है ना, जैसे ऑर्गन्स होते हैं कौन एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, जैसे ब्लड क्या होता है आपका, इसका मेसोडर्मल होता है। तो आप ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें ना आपको ऑर्गन्स के ओरिजिन पता होने चाहिए कि कौन सा जो ऑर्गन है उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है या मेसोडर्मल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, रेगुलेटरी बी सेल्स आर इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड फंक्शन मेनली वाई द सिक्रीशन ऑफ। ठीक है, ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। वैसे हमने जनरली हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे IL-2, TNF अल्फा और IFN गामा, इसको हमने टी सेल्स के रिस्पॉन्स में पढ़ा हुआ है, TH1 और TH2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, इट हैज टू बी IL-10 दे रखा है इसका ना। ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यील्ड 1.2 बिलियन कॉपीज ऑफ DNA in 30 cycles. How many cycles would be needed to obtain 300 million copies? इसको कैसे करेंगे, अब देखो क्या ना, 1.2 बिलियन ऑब्वियसली एक साइकिल में डबल हो रहा है, तो 1.2 बिलियन जो है, इससे पहले कितने होंगे आपके, क्योंकि तो डबल हुआ है, 600 मिलियन होंगे कि नहीं। और 600 मिलियन किससे बने होंगे, 300 मिलियन से। मतलब अगर टोटल 30 साइकिल लग रही हैं तो
तो 600 और 1.2 बिलियन में तो दो ही साइकिल चाहिए, इसका मतलब 300 मिलने में आपकी 28 साइकिल्स लगेंगी। 28 साइकिल्स में आपके 300 मिलियन बच जाएंगे, तो आंसर होना चाहिए फोर्थ। नियोशाइजोमर्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया थे आरडीटी में। एक होते हैं आपके आइसोशाइजोमर्स, जिनकी रैकिग्निशन साइट सेम होती है, कट भी सेम जगह पे करते हैं। बट नियोशाइजोमर्स रैकिग्नाइज रैकिग्निशन साइट सेम होती है, बट कट वो डिफरेंट जगह पे करते हैं। तो आइडेंटिकल रैकिग्निशन साइट बट डिफरेंट क्लीवेज साइट, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका फर्स्ट। टीलोमेरेज, एन आरएनए protein complex adds telomere at the end of chromosome. What kind of enzymatic activity does it possess? It has to be a RNA dependent DNA polymerase, क्योंकि telomerase is a specialized reverse transcriptase। तो इसका क्या आंसर होगा आपका थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द लेयर्स ऑफ गैस्ट्रूला। अब ये थोड़ा सा आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे वही पूछा है ना कि कौन कहाँ से आ रहा है। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एंडोडर्म से बनती है, बोन्स मेसोडर्म से आती हैं, नर्व्स एक्टोडर्म से आती हैं, पिछला ही क्वेश्चन था। लेकिन अब स्किन मेसोडर्म से नहीं आती है, तो ये इसमें गलत है। ये आपको याद करना पड़ेगा ना कि किससे क्या बनता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये सही है। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए की कैपिंग नहीं होती है, ये भी सही है। ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में, ये गलत है ना, ट्रांसलेशन तो साइटोप्लाज्म में होती है, ईआर पे होती है या फ्री राइबोसोम्स के ऊपर होती है। रेंसिडिटी इन स्पॉइल्ड फूड इज मेनली ड्यू टू, ठीक है। रेंसिडिटी जनरली हम ना फैट्स वगैरह से रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं, जैसे होते हैं ना घी वगैरह, कुछ रेंसिडिटी, तो लिपिड से रिलेटेड एक ही टर्म है, तो इट हैज टू बी लिपोलाइटिक माइक्रोब। डेंसिटी वर्ड फैट से रिलेटेड यूज होती है। हेलिकल कंटेंट ऑफ प्रोटीन कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड यूजिंग, ठीक है, इट हैज टू बी सर्कुलर डाइक्रोरिज्म। किसी प्रोटीन में कितना अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, रैंडम कोयला है, आप उसको सीडी से बता सकते हो। डीएनए कॉन्फर्मेशन लेफ्ट हैंडेड किस में होती है, जी के अंदर। ए और बी में क्या कैसी होती है आपकी, राइट हैंडेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कल्चर अप्रोचेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लोइड प्लांट्स, ठीक है। एंथर से पहले आप हैप्लोइड बना लो, फिर डबल हैप्लोइड बना लो, ठीक है ना। एंथर कल्चर ही करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इंडोल एसिडिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड 2,4-D, ये बेंजाइल अमीनोप्यूरिन आपका साइटोकाइनिन होता है, बिकॉज साइटोकाइनिन आर एडेनिन डेरिवेटिव्स। तो इसका क्या होगा आपका फोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम दैट वर्क्स फास्टर दोज गिवन बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक्चुअली ये अलग अलग मेथड होते हैं, वर्ड मेथड होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक में हम बात करते हैं नीडलमैन वुंच और स्मिथ वाटरमैन की। नीडलमैन वुंच होता है ग्लोबल के लिए, और स्मिथ वाटरमैन होता है लोकल के लिए। तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है ब्लास्ट। पता है कि नहीं बाइंफो वालों को। अब वो कह रहा है कि फॉर एन इमेजिनरी मार्टियन सीरीज विथ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, हाउ मेनी थ्री लेटर कोडोन्स आर पॉसिबल। नहीं ना, आपने थ्री लेटर वाले ही बनाने हैं ना, और तीन ही न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 3 × 3 × 3, क्या आंसर है आपका 27। क्या आंसर आएगा आपका 27। कौन सा क्वेश्चन था ये, 12, तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन 11 किलो डाल्टन प्रोटीन। एक प्रोटीन का वेट होता है 110, तो 11 × 10⁻³ तो कितने आएंगे आपके 100। 100 आने चाहिए ना, एवरेज वेट एक का 110 होता है। 110 × 10⁻²/110, 100 नहीं आएंगे। आपने आपने 100 कैसे निकाला है, 110 कैसे निकाला है। हाँ फिर, तो 11 किलो डाल्टन में 110 का एक है, तो 11,000 में 100 आएंगे ना। बस यही तो गलतियां करके आनी है वहां पे, क्यों।
ऐसा नहीं है ना, ध्यान से क्वेश्चन करना आपने। फिर पूछ रहा है कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजिंग द स्प्रेड एंड इंक्रीजिंग द हाइट वुड लीड टू। अब ये थोड़ा सा आपका उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैट्स का। ये तो चलो आप स्टैट्स में इसको अब ऐसे नहीं कर सकते, इसके नॉलेज होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंडक्ट फाइलोजेनी ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये होता है आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज बेस्ड मेथड होते हैं, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड। The degree of inhibition for an enzyme catalyzed reaction at a particular inhibitor concentration is independent of the initial substrate concentration। तो ये क्या है? The degree of inhibition for an enzyme catalyzed reaction at a particular inhibitor concentration is independent of initial substrate concentration। देखो इसमें क्या होगा ना, अगर सबस्ट्रेट जैसे हमने एक पढ़ा था आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें के एम सेम रहता है, तो बस वही बनेगा फिर इसमें। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में मैंने आपको बताया था के एम इंक्रीज करता है, अनकॉम्पिटिटिव के अंदर के एम डिक्रीज करता है, मिक्स्ड के अंदर दोनों था। बट एक मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, जब अल्फा और अल्फा प्राइम इक्वल होते हैं तो के एम, तो वो के एम सबस्टेट, ऑब्वियसली सबस्टेट की बात करें तो के एम की बात कर रहा है। इट हैज टू बी अर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। An enzymatic reaction exhibit Michaelis-Menten kinetics. What will happen if the concentration of enzyme is double keeping? अब देखो, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ा रहे हो, के एम नहीं चेंज होता। के एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन। के एम इज ए मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट, तो के एम तो सेम रहेगा। एक ही ऑप्शन में के एम सेम है, वो है थर्ड। और वी मैक्स आपका इंक्रीज करेगा। के एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो एंजाइम डबल करने से के एम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये कौन सा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट की, ए जीरो order phase reaction carried out in batch with K is equal to this. Reactor volume is 1000 liter. Initial concentration of A is this much. What is the earliest time at which A is completely exhausted in the system? क्या होती है जीरो ऑर्डर वाले की इक्वेशन, क्या होती है? जैसे ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा ना, जीरो ऑर्डर। इसमें आपको के दे रखा है, रिएक्टर वॉल्यूम दे रखी है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है। देखो क्या, कोई वो इसके लिए आपको वो पता होना चाहिए, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। बताओ देख के कौन सी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, टाइम। तो इसमें हमें क्या इक्वेशन होती है, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब ऑब्वियसली ए टी तो जीरो होगा, क्योंकि कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया। इसका मतलब ए नॉट किसकी इक्वल है, के टी। हमें टाइम निकालना है। ए नॉट कितना गिवन है आपको, 0.1। ठीक है, के की वैल्यू है 10⁻³ टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, 0.1/-3 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻3, और ये कितना आ जाएगा आपका 100 मिनट। तो राइट आंसर इज ईयर 1। अब नेक्स्ट क्या इसमें, इफ द एवरेज डायमीटर ऑफ एयर बबल इन ए बायोरिएक्टर इज 2 mm and a gas hold up is 10%, then the surface area of gas bubble per liter of reactor is। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना ट्राई, इसमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैसे वही ना, सरफेस एरिया तो बबल का क्या होता है, 4πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड रिजोल्यूशन इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू प्रोटीन्स हैव ए। ठीक है, आयन एक्सचेंज में हम किस बेस पे सेपरेट करते हैं, आपके चार्ज के बेस पे। वही है, एक तो लार्ज डिफरेंस होना चाहिए इन बाइंडिंग एफिनिटी। और वही है ना कि जो बेसिकली आपका जो
जो दो प्रोटीन्स हैं उनके बाइंडिंग एफिनिटी में डिफरेंस होना चाहिए, वही ना, एक कॉलम से पहले बार आ जाए, एक बाद में बार आ जाए। और इसमें लिखा है कि लार्ज डिफरेंस इन बाइंडिंग एफिनिटी एंड स्मॉल डिस्पर्जन। डिस्पर्जन वही होगा कि जब वो, मतलब जो आपकी जो पीक है वो अच्छे से आनी चाहिए अलग अलग, ये ना हो कि कई बार पीक अगर ऐसी से आ रही है कि वो थोड़ी स्प्रेड आउट आ रही है, तो डिस्पर्जन कम होनी चाहिए, मतलब कह सकते हो शार्प आनी चाहिए पीक। क्योंकि डिस्पर्जन में फिर वो क्या होगा कि वो पीक फिर शार्प नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज 121। बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड ऑन इट्स ओन डज नॉट इंड्यूस मेमोरी बी सेल इन ह्यूमंस। हाँ, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि ये बेसिकली क्या होते हैं आपके, जैसे हैप्टन्स होते हैं, क्योंकि हैप्टन्स कैसे होते हैं, एंटीजेनिक, तो वो बी सेल को इंड्यूस नहीं करा सकते। तो एलपीएस डज नॉट एक्टिवेट टी सेल। तो इसमें इसके एजर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है। और क्योंकि बेसिकली ये एलपीएस जो होगा ये कैसे होंगे आपके, एंटीजेनिक। ठीक है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड एंटीजेनिक होते हैं, वही ये होता है कि प्रोटीन वगैरह कैरियर लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेंगे आपके, इम्यूनोजेनिक। एलर्जिक रिस्पॉन्स में हम कौन सी एंटीबॉडी की बात करते हैं, आपकी आईजीई। द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन इन्फेक्टेड पेशेंट सीरम्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होता है हमारा, प्रोटीन है। ठीक है ना। तो एलिस्पोर्ट तो बेसिकली थोड़ा होता है कि जो साइटोकाइन सिक्रीट कर होते हैं सेल पॉपुलेशन के लिए होता है, पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए है, प्रोटीन के लिए सिर्फ वेस्टर्न ब्लॉट की हम बात करते हैं। व्हाट विल हैपन टू इम्यून सेल डेवलपमेंट इफ वी रिमूव थाइमस फ्रॉम नियोनेटल माइस। तो ऑब्वियसली आपकी टी सेल की मैचुरेशन नहीं होगी, क्योंकि टी सेल की मैचुरेशन कहां पर होती है, थाइमस में। A series of spontaneous point mutations that gradually resulting in changes in influenza virus surface antigens over a time is called। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। शिफ्ट तो होता है कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाए, बट ये जो स्लो चेंजेस होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। शिफ्ट। हम्म। स्पॉन्टेनियस पॉइंट म्यूटेशन है ना, दैट अकर ग्रेजुअली। शिफ्ट में तो ऐसा होता है कि एकदम नई स्ट्रेन बन जाती है। नेक्स्ट वी हैव माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में क्वेश्चन है। इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ये भी हमने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में पढ़ा था। इसमें जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रोटीन के लिए बनती हैं, ताकि वो ब्लॉक कर देती हैं रिसेप्टर को, और फिर आगे सिग्नल नहीं जा पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये भी इम्यूनो का है कि टॉल लाइक रिसेप्टर 9 टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं, एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड। टीसी क्या होते हैं, एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। तो बी का 2 होना चाहिए, सी का 3। हाँ, वो अनमिथाइलेटेड सीजी न्यूक्लियोटाइड्स को रेकग्नाइज करता है। और डी का आपका 4। तो क्या ऑप्शन बन रहा है इसमें आपका, 127। इसका ए का 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो 4 ही बनेगा ना। एमएचसी क्लास 2 के साथ जो पेप्टाइड बाइंड करता है उसकी लेंथ क्या होती है। एमएचसी क्लास 1 के साथ बताया था 8 to 10, मोस्टली नोनामेरिक। 2 के साथ हमने डिस्कस करे थे, उसमें 13 to 18 था। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 15 to 20 ही बन रहा है। ट्यूबरक्लोसिस कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसमें हम माइकोबैक्टीरियम बोविस की देते हैं। ये भी मैंने स्पेशली आपको लिखवा रखा है वैक्सीन के अंदर। उसमें एट्यूनेटेड होती है, एट्यूनेटेड माइकोबैक्टीरियम बोविस। CD4 एंटीजन इज एब्सेंट ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि CD4 की मेनली हम बात कहाँ पर करते हैं आपके, टी सेल्स में। अब ये पूछा हुआ है कि इन वायरसेस को मैच करो। तो HIV की बात करेंगे तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम सेगमेंटेड होता है। आपका हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या होगा, इट हैज टू बी RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। पॉक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ए का फोर वैसे एक ही ऑप्शन में था, तो फोर्थ ही बनेगा।
हेपेटाइटिस बी का जीनोम होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिर्फ एक हेपेटाइटिस बी है जिसका जीनोम आपका कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, पार्शली भी लिखा हुआ है। 130 कौन सा है, 2। इसका आंसर नहीं दे रहा, पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया हुआ है। वैसे तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिखता है, पता नहीं पार्शली क्यों लिखा हुआ है। देखना पड़ेगा फिर एग्जैक्ट ना, कि थोड़ा बहुत पार्ट सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा। हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस मेंटेन्स लेटेंसी इन, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या देखा इन्होंने, न्यूरोनल सेल्स, न्यूरॉन सेल्स के अंदर। नॉर्मल पर्सन को हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता, बट जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जैसे एचआईवी, उनके अंदर आपको हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पोक्स वायरसेस रेप्लिकेट्स इन द, ये साइटोप्लाज्म में करते हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे क्या था उसमें आपका, ये तो, क्योंकि ये वाले वायरस जो होते हैं ना, ये साइटोप्लाज्म में ग्रो करते हैं। वही ना, एक ही टॉपिक पे सारे क्वेश्चन डाल देते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी कह रखा कि वायरस के जीनोम पे क्वेश्चन आता है। जैसे अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ गया, प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन सा है। ये मैंने आपको पूरी की पूरी वो एक टेबल भेजी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको सारे वायरसेस बता रखे हैं। एडिनो, तभी मैंने आपको बताया डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इन्फ्लुएंजा का सेगमेंटेड होता है। तो इसका आंसर उन्होंने देखा है आपका डेंगू वायरस। इन एनलिंक ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट मोइटी किससे अटैच होती है आपके, एस्पाराजीन से। कैटालिटिक ट्रायड ऑफ काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक, एरोमेटिक है ही नहीं इसमें, ट्रिप्स। द कैटालिटिक ट्रायड, अच्छा ये या तो काइमोट्रिप्सिन में कुछ होगा, मतलब जो कैटालिसिस जो पार्ट करता है, वहां पर क्या कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। ये तो आपको, क्योंकि मेनली कट कहाँ पर करता है, ये कट तो फिनाइलैलानाइन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन के बाद करता है, कैटालिटिक ट्रायड। ये फिर ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, एस्पार्टिक एसिड, आपका सिरिन और हिस्टिडिन। A mixture of ABCD is separated on a Saphadex G200 column. The proteins elute in the order of ABCD. अब इसमें क्या होता है, इस कॉलम में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले बाहर आता है, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में बाहर आएगा। इसका मतलब ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा, सी उससे छोटा, डी सबसे छोटा। एज्यूमिंग दैट ऑल प्रोटीन्स आर ग्लोबुलर एंड प्रोटीन विद मिनिमम एंड मोनोमेरिक, तो मिनिमम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किसकी होगी, मिनिमम उसकी होगी जो सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा इस केस में कौन सा है आपका, ए। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 1138, इसका आंसर है 1, तो ए। फिर ये पूछा है कि बीटा ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी इसमें क्या क्या दे रखा है इसने आपको, राइबोलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसकी बात तो हम करेंगे कैल्विन साइकिल में। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम बात करते हैं फॉस्फोनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की। ग्लाइकोलिसिस में हम बात करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1, और बीटा ऑक्सीडेशन में होगा थायोलेज। ए का 4, ए के ऑप्शन में है, तो 139 का क्या आंसर होना चाहिए आपका, 3। लिपिड राफ्ट स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, 3। लिस्ट 1 एंड 2, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन नियर अर्थ सरफेस। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सी का होना चाहिए 3। ए की ऑप्शन बन रही है फिर फोर्थ। ए का ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी का फोटोकेमिकल स्मोग, सी का 3, और बोलिए यही कौन सा 141 का 4 ही बन रहा है, यही है डी का। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक सिस्टम विल लीड टू, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, एल्गल ब्लूम, यूट्रिफिकेशन जो एक टर्म होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सेलुलोज रॉ मटेरियल इनटू ग्लूकोज।
ऑब्वियसली हैव टू लुक फॉर दैट ऑर्गेनिज्म जो सेलुलेस बनाता हो, तो वो है आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। द बायोसाइड डीडीटी हैज ए हाफ लाइफ ऑफ अराउंड, ठीक है, डीडीटी जो बेसिकली उसकी हाफ लाइफ आपसे पूछ रहा है, तो उसका आंसर कितना दे रखा है, 2 to 15 years। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम इज डिवॉइड ऑफ एनी पैकिंग मटेरियल एंड इट रिसाइकल्स इंटरनल बायोमास बेस्ड ऑन ग्रेविटी। अब ये भी आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है, जैसे अलग अलग होते हैं ना, ये ट्रिकलिंग भी होता है, ये शायद कुछ रोटेटिंग, ये कुछ बायो कुछ होता है, ये मुझे एग्जैक्ट अब ध्यान नहीं है, ये देखना इसमें से है। नहीं, आंसर इसका क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है यूएसबी। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये सब क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वाटर सैंपल विद ए पीओडी वैल्यू ऑफ मोर देन 50 ppm। तो बता रहा है उसका जो डीओ कंटेंट है वो, जैसे होता है ना डिजोल्व ऑक्सीजन, वो 6 ppm से कम होगा। ये थोड़ा एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीओडी क्या होता है आपका, डीओ क्या होता है। तो इसका आंसर देगा फर्स्ट। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम गैसेस, ठीक है, ये आपके A+2 की बुक में भी था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। द एसिड इन्वॉल्व इन ओशियन एसिडिफिकेशन इज, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड, क्योंकि उसमें वाटर और CO2 की रिएक्शन होती है ना, क्योंकि CO2 काफी ज्यादा होती है आपके ओशियंस के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द ड्राइएस्ट वन, इसका आपका दे रखा है एंटार्क्टिका। ड्राई क्या होता है, मतलब अंटार्कटिका वगैरह में कहाँ ज्यादा प्लांटेशन देखने को मिलेगी आपको। एनहांस CO2 कंसंट्रेशन इन एनवायरनमेंट वुड लीड टू, अब CO2 क्या होता है ना, एक लेवल तक बढ़नी चाहिए, तो अब वो कह रहा है कि CO2 बढ़ने से फोटोसिंथेसिस तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट एंड इंक्रीज वाटर डिमांड, ठीक है ना, बट CO2 भी जब हम कहते हैं ना एक लेवल तक ही फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, उसके बाद तो डेट्रीमेंटल ही होता है। तो इसका सेकंड। In plant mycorrhizal fungi association, what is the most appropriate exchange between two organisms or partner? प्लांट क्या देता है फंगस को, फूड देता है, और फंगस जो है वो फॉस्फेट या जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, 51 का होगा 1। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा is similar to that of flower color in snapdragon, incomplete dominance. In general, higher oxygen to cytokinin ratio will induce root formation under in vitro कल्चर कंडीशन इन प्लांट। ये सही है, क्योंकि ऑक्सीजन मेनली क्या कराता है आपका, रूटिंग कराता है, साइटोकाइनिन मेनली क्या करता है, शूटिंग। नैप्थलिन एसिटिक एसिड, ये एक साइटोकाइनिन है, लेकिन अभी होता है ना BAP, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक साइटोकाइनिन है, ये ऑक्सीजन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 तो आपकी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट with the correct option. Agrobacterium mediated plant transformation in the laboratory is not influenced by the genotype of the host plant. नहीं डिपेंड करेगा ना, उस पर डिपेंड करेगा। ऑलवेज लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल कॉपी, मतलब कई बार मल्टीपल कॉपीज भी TDNA की जाके लग सकती हैं। इट इज फैसिलिटेटेड बाय यूज ऑफ सिलेक्शन मार्कर जीन टू अलाउ प्रिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो ये सही है, क्योंकि आप कोई ना कोई सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हो ना, ताकि वही सेल्स को आप सेलेक्ट कर पाओ बेसिकली, जो जो बेसिकली आपका क्या करें, जो ग्रो करें, जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं उसको हम प्रिफरेंशियल ग्रोथ देख सकें। एंड रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओपाइन जीन्स। ओपाइन जीन्स तो चलो वैसे ही होती हैं उनके पास, बट ओपाइन जीन्स का कोई हम एक्सप्रेशन का लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट्स में तो हमने हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना होता है। ठीक है, तो ओपाइन सिंथेसिस तो हमारा मोटिव नहीं होता ट्रांसजेनिक प्लांट से बनवाना। वायरस फ्री प्लांट की जब भी बात होती है तो हम
मेरिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम है चाहे आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है, तो इट हैज टू बी सेकंड। ए सुसाइड प्लाज्मिड वेक्टर लैक्स द फॉलोइंग। ठीक है, एंटीबायोटिक मार्कर, origin of replication, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, साइट फॉर इंटीग्रेशन। अब सुसाइड प्लाज्मिड वेक्टर देखो क्या लिखा हुआ है। सुसाइड नॉर्मल वेक्टर में तो आप कहते हो origin ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है, सेलेक्टेबल मार्कर भी होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी होती हैं। सुसाइड प्लाज्मिड वेक्टर देखो क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन थोड़ा पूछिए मैंने। सुसाइड प्लाज्मिड वेक्टर देखो क्या होता है। नॉन रेप्लिकेटेड मतलब उसमें origin ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एनिमल गट डस नॉट पोजेस द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डाइजेस्टिंग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका, सेलुलेज। मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता। हम कहते हैं ना ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि हमारे अंदर मतलब सेलुलोज वगैरह सेलुलेज वगैरह नहीं बनता, बट जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होता है उनके अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है कि फॉरेन जीन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू जाइगोट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, कॉन्जुगेशन की बात तो हम बैक्टीरिया में करते हैं, बाकी ट्रांसडक्शन आप कर सकते हो वायरस के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन और इलेक्ट्रोपोरेशन। लैप्टिन रिसेप्टर इज प्राइमरली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टिश्यू। ठीक है, ये होना चाहिए आपका, ये देखा न्यूरोनल। ठीक है, ये भी आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कि लैप्टिन कहाँ पर होता है आपका, न्यूरोनल टिश्यू में। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विटामिन। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। B1 कौन सा होता है हमारा, थायमिन। ए का 2, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड, बी हैज टू बी 3, स्कर्वी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, पर्नीशियस एनीमिया कोबालामिन। तो ए का होना चाहिए 2, ए के ऑप्शन में है, तो क्या आंसर होगा इसका, 4। वो मेगालोब्लास्टिक होता है ना, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और पर्नीशियस एनीमिया वैसे हमने एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया आपके गैट बी के पार्ट 2 के क्वेश्चंस। जो पार्ट बी आता है आपका, इसमें से तो जिस हिसाब से पेपर है, आपको 100 में से 60 के 60 करेक्ट ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास काफी ऑप्शन है, पेपर तो बिल्कुल इजी है ये। बात आ जाती है पार्ट जो ए है, तो उसके अंदर बायो वाला पार्ट इजी होता है, बट थोड़ा सा आपको जो फिजिक्स है केमिस्ट्री है थोड़ा एप्टीट्यूड में आपको करना पड़ेगा उसमें ना। ठीक है, तो ये होगा आपका गैट बी 24 का क्वेश्चन पेपर।